हाय मिस्ट्री का पुनर्कथन यहाँ किया गया है। आज मैं एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म एग्जाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आगे बिगाड़ने वालों से सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत में 8 उम्मीदवारों को एक लाभदायक कॉर्पोरेट नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हुए दिखाया गया है। कुछ उम्मीदवार उत्साहवर्धक शब्दों से खुद को प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ परीक्षा हॉल में जाने से पहले अपनी उपस्थिति में कुछ सुधार जोड़ते हैं। पूरे कमरे में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए समान रूप से रखे गए डेस्क से जगह पर हल्की रोशनी की जाती है। उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसमें कैमरे भी हैं। उन 8 के बैठने के बाद एक बंदूकधारी गार्ड कमरे में प्रवेश करता है, जिससे अभ्यर्थी घबरा जाते हैं। उसके पीछे एक आदमी आता है जो उन्हें अपना नाम नहीं बताता और बस अपना परिचय निरीक्षक के रूप में देता है। फिर वह उनसे इस कमरे तक पहुंचने में हुई कठिनाइयों के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उम्मीदवार पिछली सभी भर्ती प्रक्रियाओं को पार कर चुके हैं और फाइनलिस्ट हैं। अगर वे यह आखिरी परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें अपने सपनों की नौकरी मिल जाएगी। इस परीक्षा के नियम के अनुसार पर्यवेक्षक का दावा है कि परीक्षा हॉल के अंदर कोई संघीय कानून लागू नहीं होता है और उम्मीदवारों से केवल परीक्षा के कानून का पालन करना होता है। उन्हें गार्ड या निरीक्षक से बातचीत करने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार यदि वे जानबूझकर या गलती से पेपर बर्बाद कर देते हैं और किसी भी कारण से कमरे से बाहर चले जाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षण पूरा करने के लिए उम्मीदवार के पास 80 मिनट का समय होगा। उनके सामने पेपर पर केवल एक ही प्रश्न है जिसका उन्हें उत्तर देना है। फिर निरीक्षक उनसे पूछता है कि क्या उनके पास कोई प्रश्न है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वह उन्हें शुभकामनाएं देता है। टाइमर शुरू करता है और बाहर चला जाता है। अभ्यर्थी अपने अपने कागजात पलटकर देखते हैं तो वह पूरी तरह से खाली होता है। वे सभी असमंजस में एक दूसरे को देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे और अधिक घबरा जाते हैं। इसलिए उम्मीदवार नंबर 2 उसके कागज पर लिखना शुरू कर देता है। वह क्यों सोचती है कि वह नौकरी के लिए योग्य है। कमरे में लगा टाइमर उसके पेपर को जूम कर देता है और गार्ड को उसे बाहर निकालने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसने उसका पेपर बर्बाद कर दिया है। नंबर 2 दूसरे मौके की भीख मांगता है क्योंकि गार्ड उसके लिए दरवाजे बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद नंबर 5 को एहसास हुआ कि नियम कहता है कि वे निरीक्षक और गार्ड से बात नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वह दूसरों को भी यही बात बताता है, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि उत्तर देने से पहले उन्हें ये पता लगाने के लिए मिलकर काम करना होगा कि प्रश्न क्या है। समूह कई तरीकों पर चर्चा करता है जिनसे वे परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, लेकिन वे सभी उतने ही भ्रमित हैं। ये बिल्कुल वास्तविक परीक्षा की तरह है। इस दौरान प्रत्याशी नंबर 1 कुछ भी नहीं बोलता। एक आदमी अपना परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 5 का सुझाव है कि वे एक दूसरे को पालतू जानवरों के नाम दे ताकि उन्हें अपनी असली पहचान उजागर न करनी पड़े। वह उम्मीदवार को नंबर 1 बहरा कहता है क्योंकि उसने अभी तक बात नहीं की है। फिर लड़कों का नाम भूरा, काला और सफेद रखा जाता है उनकी जाति के अनुसार, और लड़कियों का नाम उनके बालों के रंग के अनुसार गोरा, श्यामला और सांवला रखा जाता है। इसके बाद श्वेत ने सुझाव दिया कि वे अपनी सीटों से उठ जाएं, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि वे ऐसा नहीं कर सकते। वह मौका लेता है और उठ जाता है। हर किसी की खुशी के लिए गार्ड तैनात रहता है, जिसका अर्थ है कि वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। ब्रुनेट का मानना है कि प्रश्न कागज पर अदृश्य स्याही या वाटरमार्क से लिखे जाते हैं। वे सभी सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए सहमत हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कैसे करें। ब्रुनेट उठती है और कमरे में रोशनी का उपयोग करती है, ये देखने के लिए कि कागज पर कुछ लिखा है या नहीं। हालांकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वह अभी भी इस बात पर जोर देती है कि हर कोई अपनी जांच करे, क्योंकि प्रश्न उनमें से किसी एक का ही हो सकता है, बहरे को छोड़कर जो अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहता है। हर कोई वैसा ही करता है जैसा वह कहती है। व्हाइट अपना कागज लेता है और उसे रोशनी में जांचता है। जब उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलता है तो ब्लैक सुझाव देता है कि लेखन यूवी किरणों या एक्स किरणों में दिखाई दे सकता है। फिर समूह ये देखने के लिए एक स्विचबोर्ड की तलाश शुरू करता है कि क्या अन्य प्रकार की लाइटें चालू करने का कोई विकल्प है। जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो वे स्वयं ऐसे प्रकाश के स्रोत की तलाश शुरू कर देते हैं। बहरा उनकी कोई मदद नहीं करता और घबराकर अपनी सीट पर ही बैठा रहता है। ब्लॉन्ड को कमरे में आपातकालीन रोशनी की पट्टियां मिलती हैं, लेकिन चूंकि कोई स्विच नहीं है, इसलिए समूह को आपात स्थिति पैदा करने और रोशनी चालू करने के लिए अन्य सभी प्रकाश बल्बों को तोड़ना पड़ता है। ब्राउन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि वे ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए वे इस मामले पर मतदान करते हैं और अंततः योजना पर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। कमरे के सभी बल्ब टूटने के बाद आपातकालीन काली रोशनी के कारण यह अचानक नीला चमकने लगता है। बधिरों को छोड़कर हर कोई पेपर में प्रश्न ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वे फिर से निराश हो जाते हैं क्योंकि वे प्रश्न नहीं देख पाते हैं। ब्रुनेट सभी से स्ट्रिप लाइट की पहली परत हटाने के लिए कहती है, क्योंकि वे जलती नहीं हैं। इससे यूवी किरणें उत्पन्न हो सकती हैं जो उनकी मदद कर सकती हैं। वे पट्टियों को तोड़ने और प्रकाश का एक और रूप प्रकट करने के लिए महिला की एड़ी का उपयोग करते हैं। हालांकि
उन्हें फिर से निराशा ही हाथ लगी क्योंकि ये लाइटें भी काम नहीं करती। अब ग्रुप के पास केवल 60 मिनट बचे हैं। निराश श्वेत हर किसी से विकल्पों के बारे में सोचने के लिए कहता है। जैसे ही वे व्हाइट रजिस्टर्स के विचारों पर मंथन करते हैं कि वे नंबर 2 के पेपर के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वह पहले से ही अयोग्य है, इसलिए वे उसकी मेज के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और पेंसिल से कागज पर निशान लगाने की कोशिश करते हैं। फिर भी कोई सवाल सामने नहीं आता। इसके बाद व्हाइट अपने पेपर को खंडों में फाड़ देती है ताकि वे उनका उपयोग विभिन्न तरीकों से प्रयोग करने के लिए कर सके। इसके बाद वह ये देखने के लिए एक कागज पर पेशाब करता है कि उसमें तरल पदार्थ सक्रिय है या नहीं। हालांकि वह भी काम नहीं करता। आगे क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करते समय काले और सफेद लोगों में गर्मागर्म बहस हो जाती है। लेकिन बहरे की चीख सुनकर वे रुक जाते हैं। वह अपनी सीट पर चुपचाप सिसक रहा था जबकि बाकी लोग उसे मजे से देख रहे थे। इसके बाद वह शख्स फ्रेंच भाषा में बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वह उनसे पूछता है कि क्या वे कागज में कुछ देख सकते हैं और दावा करते हैं कि कागज उनकी छवि को प्रतिबिंबित करता है। वे उसकी बकवास के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और विचारों पर चर्चा करने में लग जाते हैं। जब ब्राउन बोलता है तो हर कोई चुप हो जाता है। वह अपने स्वयं के सिद्धांत का प्रस्ताव करते हुए दावा करता है कि वे किसी परीक्षा में नहीं है बल्कि किसी प्रकार के सट्टेबाजी शो में हैं। कंपनी के बोर्ड सदस्यों ने इस बात पर दांव लगाया है कि दबाव में कौन टूटेगा और उनके वहां रहने का एकमात्र उद्देश्य उनका मनोरंजन है। ब्राउन स्क्विड गेम देख रहा है। ब्रुनेक को लगता है कि बोर्ड के सदस्यों के पास शायद अपने समय के साथ बेहतर काम करने को है, लेकिन ब्राउन के अनुसार पैसा उनकी सबसे कम चिंता है। उनके जीवन में जितना पैसा है, बोर्ड के सदस्य संभवतः जोखिमों के लिए जीते हैं। अब हर कोई अपने अपने विचार लेकर सामने आता है। कुछ का दावा है कि इसके पीछे निरीक्षक का हाथ हो सकता है तो कुछ का कहना है कि इसके पीछे सीईओ का हाथ हो सकता है। वे दबाव में दरार डालने लगते हैं और एक दूसरे का अपमान करने लगते हैं। डाक आत्मविश्वास से कहते हैं कि उन्हें देखने वाले कोई नहीं है क्योंकि सीईओ कंपनी में काम करते हैं। उसके पास कंपनी के सभी अधिकार और सभी पर शक्ति है। ये स्पष्ट है कि वह कंपनी के बारे में किसी अन्य की तुलना में अधिक जानती है। ब्राउन उससे पूछता है कि वह सीईओ के बारे में इतना कैसे जानती है। ये पता चला कि डाक पहले से ही कंपनी के लिए एचआर में काम कर रहा है, लेकिन उसने कभी सीईओ को नहीं देखा है। उसने ऊंची नौकरी के लिए आवेदन किया और अब वह यहाँ है। व्हाइट ने तब खुलासा किया कि उसका पीछा किया गया और उसे नौकरी की पेशकश की गई, लेकिन बाकी लोगों का कहना है कि उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। हालांकि उनमें एक बात समान है कि वे कंपनी के बारे में या ये क्या करती है इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते क्योंकि उन्हें कोई प्रश्न न पूछने के लिए कहा गया था। डाक फिर बताते हैं कि वे बीरोग नामक एक प्रसिद्ध $multi-million फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए आवेदन कर रहे हैं। कुछ साल पहले जब दुनिया के युवाओं में एक महामारी फैली तो वे ही सबसे पहले इसका इलाज ढूंढने वाले थे। वर्तमान में उनका वार्षिक कारोबार $20 बिलियन है। ये सब उनके सीईओ की वजह से है। अचानक ब्लैक ने सुझाव दिया कि कंपनी को शायद नवीनतम घातक बीमारी का इलाज मिल गया है जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले रही है। ब्रुनेक को अचानक दिलचस्पी हुई और उसने डाक से इसके बारे में और पूछा। इससे व्हाइट को संदेह हुआ, इसलिए उसने ब्रुनेक से पूछा कि क्या वह भी वायरस से संक्रमित है। ब्रुनेक का कहना है कि वह ऐसा नहीं है और इस मामले को खारिज कर देती है। खुद पर से ध्यान हटाने के लिए वह गार्ड के पास जाती है और उससे बात किए बिना उसकी जेब से लाइटर निकालती है। फिर उसकी नजर फायर अलार्म पर पड़ती है। समूह ने स्प्रिंकलर को चालू करने के लिए लाइटर का उपयोग करने की योजना बनाई है क्योंकि पानी संभावित रूप से कागज पर लेखन विकसित कर सकता है। इसके लिए ब्रुनेक एक कुर्सी के ऊपर चढ़ जाता है लेकिन फायर अलार्म तक नहीं पहुंचता। व्हाइट उसे कागज का एक लुढ़का हुआ टुकड़ा देकर उसकी मदद करती है जिसे वह जलाती है और अलार्म बजाने के लिए उपयोग करती है। जल्द ही पानी बरसना शुरू हो जाता है लेकिन कागज वही रहते हैं। अचानक गार्ड समूह की ओर बढ़ता है। तभी ब्रुनेक अपने हाथ में मौजूद कागज को खोलती है और बताती है कि यह उसका अपना कागज है। प्रतिस्पर्धा को कमजोर करने के लिए व्हाइट ने उसके साथ विश्वासघात किया था। गार्ड ब्रुनेक को खींचकर ले जाता है क्योंकि वह व्हाइट को कमीने कहती है। इसके बाद क्रोधित अश्वेत कहता है कि वह व्हाइट की लाइटें तोड़ देगा। इससे रोशनी बुझ जाती है और समूह की आवाजें सक्रिय हो जाती हैं। जब मौत फिर से रोने लगती है तो वे एक दूसरे से सावधान रहने के लिए कहते हैं। व्हाइट थोड़ा सा उसके सामने बैठता है और उस गरीब आदमी को अपना ही कागज फाड़ने और उसे खाने के लिए धमकाता है। गार्ड मौत के करीब पहुंचता है और उसे भी भेज देता है। अब केवल 5 प्रत्याशी ही बचे हैं। ब्लैक एक भयानक व्यक्ति होने के कारण व्हाइट को नीचा दिखाता है, लेकिन व्हाइट इस बात पर जोर देता है कि उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। वह ये भी दावा करता है कि वह जानता है कि प्रश्न क्या है, लेकिन दूसरों को बताने से इनकार करता है। गुस्से में आकर ब्लैक ने उसे एक ही मुक्के से गिरा दिया। फिर समूह उसे एक सीट से बांध देता है और उसके मुंह को टाई से ढक देता है। थोड़ी देर बाद व्हाइट को होश आ गया। डाक अपना मुंह हटा देता है और वह ये कहते हुए
अपनी दवा मांगता है कि वह भी वायरस से संक्रमित है और उसे जीवित रहने के लिए हर घंटे दवा लेनी होगी। ब्लैक अपनी जेब में गोलियां खोजता है लेकिन उसे एक नहीं मिलती। इससे समूह को विश्वास हो गया कि व्हाइट सिर्फ बहाना बना रहा है, इसलिए वे उसे मुक्त कर देंगे। हालांकि व्हाइट का दावा है कि उनमें से एक ने गोली ले ली है और वादा करता है कि अगर वे इसे वापस देंगे तो वह उन्हें बताएगा कि सवाल क्या है। जल्द ही वह फिर से होश खो बैठता है और कांपने लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन ब्लैक का कहना है कि उसे वायरस के कारण दौरे पड़ रहे हैं। वे उस गोली की तलाश करने लगते हैं जिसके बारे में वह बात कर रहा था, लेकिन वह कमरे में नहीं मिली। टाइमर पर केवल 15 मिनट बचे होने पर वे एक दूसरे से गोली की जांच करते हैं। डार्क को ब्राउन पर इसे लेने का संदेह है और वह सही साबित हुआ जब उसे उसकी मेज के नीचे कुछ च्यूइंग गम में गोली चिपकी हुई मिली। वह इसे व्हाइट को खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्राउन इसे एक वेंट में फेंक देता है। जैसे ही अन्य लोग इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, एक तनावग्रस्त अंधेरा कैमरे के सामने जाता है और निरीक्षक से उस व्यक्ति को बचाने के लिए कहता है। लेकिन चूंकि उसने निरीक्षक से बात की थी, इसलिए उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसके जाने के बाद ब्लॉन्ड बॉबी पिन की मदद से गोली बाहर लाती है और व्हाइट की जान बचाती है। इस प्रक्रिया में वह उसे लुभाती भी है। उसके ठीक होने के बाद हर कोई उससे उसका उत्तर पूछता है जिसका उसने वादा किया था। व्हाइट ने खुलासा किया कि उत्तर स्वयं उम्मीदवार हैं। वे इस समय एक प्रश्न की तलाश में थे, लेकिन व्हाइट को लगता है कि इसका कोई उत्तर नहीं है और अंत में जो बचता है वही उत्तर है। उनमें से बाकी लोग उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, व्हाइट गार्ड से बंदूक लेने के लिए दौड़ता है। ब्लैक उसे एक तरफ धकेल देता है और खुद बंदूक की मांग करता है। वह इसका इशारा व्हाइट की ओर करता है, जो आत्मविश्वास से दावा करता है कि वह किसी को गोली नहीं मारेगा। इसके साथ ही वह ब्लैक पर हमला करता है और बंदूक हासिल कर लेता है। हालांकि जब वह इसका उपयोग करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि बंदूक में फिंगरप्रिंट पहचान है। इसलिए व्हाइट गार्ड का उपयोग करता है और दूसरों पर बंदूक तानता है। वह सभी को अपने आप कमरे से बाहर निकलने की धमकी देता है ताकि वह पद जीत सके। ब्राउन गोली लगने के डर से जवाबी कार्रवाई नहीं करता और जानबूझकर बाहर चला जाता है। डरा हुआ गोरा धीरे धीरे बाहर चला जाता है, लेकिन अंत में येल की रोशनी बुझ जाती है। कमरे में घुप्पा अंधेरा हो जाता है, जिससे व्हाइट बेतरतीब दिशाओं में गोली चलाता है। जब रोशनी वापस आती है तो ब्लैक फर्श पर निढाल होकर गिर जाता है और उसके सीने में एक गोली का छेद हो जाता है। व्हाइट चारों ओर देखता है और देखता है कि ब्लॉन्ड का एक पैर अभी भी कमरे के अंदर है। वह उसे भी शूट करने वाला है, लेकिन उसने देखा कि टाइमर बंद हो गया है। अब व्हाइट कैमरे के पास आता है और निरीक्षक को बताता है कि वह प्रतियोगिता का विजेता है। गार्ड उसके पास आता है और उसे समय दिखाता है। व्हाइट ये देखकर सदमे में है कि उनके पास अभी भी 20 सेकंड बचे हैं, जिसका मतलब है कि वह निरीक्षक से बात करने के लिए अयोग्य है। तब पता चला कि बधिर ने समय बदल दिया था जब वे अन्य चीजों पर चर्चा करने में व्यस्त थे। आखिरकार केवल गोरा ही बचा है। वह कमरे में जाती है और बहरे का चश्मा उठाती है जो उसे बाहर ले जाते समय गिर गया था। उनका उपयोग करके वह कागज को देखती है और उस पर प्रश्न एक लिखा हुआ देखती है। उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ जब डेव ने कमरे में प्रवेश करते हुए बताया कि वह कंपनी का सीईओ है और हर किसी पर नजर रखने की परीक्षा में था। गोरा उसके पास जाता है और कहता है नहीं। सीईओ और पर्यवेक्षक ये देखकर मुस्कुराए कि उसने प्रश्न समझ लिया है और परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। ये पता चला कि जब निरीक्षक ने उनसे पूछा कि क्या परीक्षण की शुरुआत में उनके पास कोई प्रश्न है, तो यह एकमात्र प्रश्न था जिसका उन्हें उत्तर देना था। पूरी परीक्षा उम्मीदवार की बुद्धिमत्ता और चौकसता का परीक्षण करने के लिए निर्धारित की गई थी। वे ब्लॉन्ड को सीईओ के सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं, लेकिन वह नौकरी स्वीकार नहीं करती क्योंकि वह ऐसे संगठन के साथ काम नहीं करना चाहती जो लोगों को मारता है। निरीक्षक ने खुलासा किया कि ब्लैक वास्तव में मरा नहीं है और उसे जो गोली लगी है वह एक कैप्सूल है जो शरीर में प्रवेश करने के बाद घाव को भर देती है। ये वास्तव में उनके द्वारा हाल ही में निर्मित जादुई दवा है जो दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। आखिरकार ब्लॉन्ड नौकरी स्वीकार कर लेती है और सीईओ से हाथ मिलाते ही फिल्म खत्म हो जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।